जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी के लिए पीटीए क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने एक बहुत अच्छी सी सीरीज चालू करी। पिछला भले ही थोड़े से हंड्रेड्स में ही नंबर आए, लेकिन मेरे हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के लिए अवेयरनेस बढ़ाना तो मेरा ये भी कोशिश है कि उसमें अवेयरनेस बढ़ाऊं। हर रोज़ 10 क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूं, ये दूसरा पार्ट है। अब अभी मैं सबसे पहले 2019 में जो पेपर आया था वो सॉल्व करवा रहा हूँ। 2020 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर बाद में डिस्कस किया जाएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं। पहले 2019 के सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। दूसरा, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि सर हिंदी में भी आप इसे डालिए या समझाइए। देखो यार, सीधी सी बात ये है, पेपर हिंदी का हो इंग्लिश का हो, मैं क्या करूँगा, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, नीचे ग्रुप लिंक दे रखा है। मैं ये क्वेश्चन पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों फॉर्मेट्स में उसमें डाल दूंगा। आप देखते रहिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है, और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे आज के 10 क्वेश्चंस में स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस। अब रिसेंटली जहां सवाल आ जाए, आजकल, तात्कालिक रूप से आजकल, तो सीधा सा मतलब है कि ये करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या कहीं ना कहीं इसकी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नीटल, ठीक है, और जिसका नाम है गिरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया, बिकॉज इट इज फाउंड टू बी सुटेबल सोर्स ऑफ। ये इसका इंपॉर्टेंट 4 ऑप्शन है: एंटी मलेरियल ड्रग, बायोडीजल, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल फाइबर। इसका हिंदी पार्ट अगर हम देखें तो बिल्कुल वही वाला है कि अगर हाल ही में जैसे ही शब्द आएगा तो इसका मतलब करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। ये बिच्छू बूटी जिसे आप कहा गया, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा वर्ड आ गया, बिच्छू बूटी। यह है प्रति मलेरिया औषधि का संधारणीय स्रोत है। देखो भाई मैं खुद हिंदी मीडियम से पास आउट, मतलब हिंदी मीडियम से मैंने मेहनत करी थी, लेकिन रियलिटी ये है कि इतनी टिपिकल हिंदी कई बार ये डाल देते हैं कि पसीने छूट जाते हैं। इसीलिए इंग्लिश को ध्यान देते रहना। जिसको कुछ ज्यादा ही अच्छी हिंदी है वो ध्यान दे, लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि एक्सट्रीम लेवल की हिंदी आती है, और ये भी एक सबसे बड़ा कारण है संधारणीय एंड ऑल, जिसकी वजह से आपके यूपीएससी के अंदर हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट पीछे रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसे शब्द ही अपने जीवन में पहली बार सुने होते हैं। फिर भी इसीलिए कहा गया है कि 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करो। कम से कम आपको यूपीएससी कौन सी लैंग्वेज यूज करती है और कितने टिपिकल टर्म्स को कई बार यूज कर लेती है, वो ध्यान रखने वाली जरूरत है। अच्छा, मजे की बात ये जो बिच्छू बूटी है ना, ये पॉसिबली मेरे हिसाब से शायद ही किसी हिंदी वाले पेपर ने कवर किया होगा। इंग्लिश के पेपरों ने ही गिरार्डिनिया और डाइवर्सिफोलिया नाम की जो टर्म है वो यूज किया, जो पीछे जो टर्म हम इंग्लिश में देख रहे हैं उसको यूज किया। अच्छा, और मजे की बात, टेक्सटाइल फाइबर को लिखा हुआ है वस्त्र तंतु। ये वक्रत्र जो है वो अलग ही लग गया, वक्र तंतु मतलब फाइबर, टेक्सटाइल फाइबर, वस्त्र तंतु होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये पेपर के अंदर ठीक रहा होगा, ये वस्त्र तंतु। उसके बाद कागज उद्योग के लिए लुगदी तो खैर हमने पढ़ रखी है। उसके बाद जैव डीजल। ये एक आप पोर्शन को समझेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि असलियत में हिंदी कंपैरेटिवली इंग्लिश के काफी ज्यादा टिपिकल आती है, और इसलिए बच्चा जो है इसमें फंस जाता है। अच्छा, इसको आया कब था? अब 19 मई 2008 मैं पेपर करवा रहा हूं 2019 का, ये है 2018 का। पॉसिबली उस टाइम पर आया जब पेपर उस साल का बन चुका होगा, 2018 का, इसलिए अगले साल में पूछ लिया गया। हिमालयन हर्ब, ये पर्टिकुलर वही वाला पार्ट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सोचिए, ऐसी जो आर्टिकल्स हमारे हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, तो भाई मेरा ऑब्जेक्टिव तो यही है ना पढ़ाने का, कि भाई आप ये समझें कि असलियत में है क्या मामला, और किस तरीके से इसको हमारे को देखना है, या किस तरीके से इस पार्ट को हमें समझना है। हिमालयन हर्ब यानी यहाँ इसके, और मेन इसका अगर आंसर देखेंगे तो आंसर है इसका डी है, वक्र तंतु का संधारणीय स्रोत है, यानी जो टेक्सटाइल फाइबर है, ऑप्शन नंबर डी, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेक्सटाइल फाइबर में है, या मतलब टेक्सटाइल फाइबर में इसका इस्तेमाल होगा। अगला क्वेश्चन है
फॉर द मेजरमेंट या एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस या रिमोट सेंसिंग डाटा यूज। देखो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको सैटेलाइट से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर किसी भी फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा मतलब कभी भी पूछा जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि पिछली बार आ गया तो इस बार नहीं आएगा। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आए दिन कभी ना कभी आपसे किसी भी फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, यानी उसमें एक स्पेस टेक्नोलॉजी भी। जैसे इस बार चंद्रयान 3, उससे पहले हमारे बहुत सारे PSLV जा रहे हैं, उसके बाद भी अभी अगले साल तक जाएंगे। तो सबकी लिस्ट, उनके जो जो सैटेलाइट्स हैं वो सारे के सारे प्रॉपर पढ़ के जाएं। इस स्पेस टेक्नोलॉजी से एक आधा क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलता ही मिलता है। खैर, अब आगे है क्लोरोफिल कंटेंट इन वेजिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन। एक जगह पर कितना क्लोरोफिल है वो देखना पड़ेगा। देखने में काम आता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन। मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहां कहां पर गेहूं या चावल की खेती हुई है उसको नोटिस करने में। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक यानी एक जगह का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको नोटिस करने में। देखो यहां अगर किसी भी स्टूडेंट ने, इसे हिंदी में ध्यान से देख लेंगे, किसका किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। वनस्पति के पर्णहरित का पर्णहरित क्लोरोफिल का अंश, दूसरा किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, तीसरा भूपृष्ठ तापमान के हिसाब से कि भैया वहां का तापमान कितना है। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस टाइम पर, वो स्पेस टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से देख लें। उसमें किसी भी तरीके का आप गैप क्रिएट नहीं कर सकते या इग्नोरेंस क्रिएट नहीं कर सकते कि छोड़ यार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। आपको यहां इग्नोर करने का ऑप्शन नहीं होता। ये स्पेस टेक्नोलॉजी का मैंने वैसे लगा दिया, लेकिन यहां अगर आप देखें तो बहुत सिंपल फॉर्मेट में सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन की फॉर्मेट में आपको दिखाया गया कि डिफेंस एंड इंटेलिजेंस में है, कंजर्वेशन और रिसर्च में है, डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में है, जियो साइंस में है, कार्टोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, लॉ एनफोर्समेंट में है, डिजास्टर रिस्पॉन्स में है, ग्लोबल वार्मिंग में है और रिसर्च नेचुरल रिसोर्सेज में है। अब आप ये देखिए सिंपल तौर पर ऑलरेडी एक और अलग अलग अखबारों में अलग अलग लेवल पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन आती रहती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ये जो टॉपिक है ना स्पेस टेक्नोलॉजी, ये कभी भी छोड़कर ही नहीं जाना चाहिए। डायमेंशंस जितनी कवर कर सको और जितना ज्यादा डीप में इसे पढ़ सको। डीप में कभी भी ये नहीं होता कि वो कौन सा, उसके यूजेस, इंप्लीकेशन। देखो ये भी यूजेस वाला क्वेश्चन है, यूजेस, इंप्लीकेशन वो पूछेंगे ही अलग लेवल पर, और वो जो जिस लेवल पर पूछेगा आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा, इतना समझ लीजिए। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये आप समझिए कि अल्टीमेट लेवल पर ये क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे तौर पर पूछ लिया गया है कि भैया यहां पर जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसका क्या काम है। ऑप्शन है डी, उसके तीनों काम है, और भी बहुत सारे काम है, वो आप अपने आप लिस्ट बनाएंगे, वो आपको देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र ओडिशा, विद रेफरेंस टू द स्टेट्स मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। ये एक इंपॉर्टेंट है। देखो कोई ना कोई रिपोर्ट आई होगी और उसी हिसाब से फॉरेस्ट कवर यानी देश के अंदर कहां पर कितने जंगल हैं। अब हो सकता है जंगल की जगह कुछ और पूछ ले, कुछ और पूछ ले और कुछ और पूछ ले, शेर, चीते वगैरह कुछ भी पूछ ले। एक सवाल दरियाई घोड़े का आया हुआ है, किसी मतलब कि वो गैंडा जो है, एक सिंगी गैंडा, वो टू द टोटल एरिया ऑफ स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर तभी हो सकता है जब आप शुरू के 4-5 को मोटे तौर पर देख लें। अब यहां पर अच्छा मजे की बात यह है, परसेंटेज वाइज अलग होता है और एरिया वाइज अलग होता है। यहां समझिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये जो वर्ड परसेंटेज है इसकी जगह अगर एरिया लिखा होता
तो पॉसिबली अलग होता, लेकिन यहां लिखा है परसेंटेज। यहां समझिए, निम्न राज्यों पर विचार कीजिए। निम्न राज्यों पर विचार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता। मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी आप पीटी के क्वेश्चंस करें तो ऐसे ऐसे शब्दों को सर्कल जरूर कर लें। प्रतिशतता के आधार पर निम्न में से कौन सा सही आरोही अनुक्रम है, 2 3 4 वगैरह जो भी है, इसको हम अभी देखते हैं। लेकिन इतना समझ लीजिए, पहले समझिए इसलिए में है क्या। यहां पर असली में आपको दिखाई देगा कि ये मैंने इसकी इंफॉर्मेशन निकाली, मैंने जानबूझकर ये इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूं कि समझिए यहां क्या है। मैंने सामने जो भी तारीखें लगाई हैं उसके अंदर साफ है, मार्च 2023, 15 मार्च 2023, पंजाब लूजेज 2 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट इन 2 ईयर्स, मोस्ट लॉस इन होशियारपुर, यानी 2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया लूज हो गया। महाराष्ट्राज फॉरेस्ट कवर्ड एक्सपेंड्स बट वे शॉर्ट ऑफ 33% टारगेट। सोचकर देखिए, 2023 के हैं सारे के सारे जितने भी हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये ध्यान रख लेंगे कि ये कौन से डिपार्टमेंट में आती है, ये देख लेंगे, और किस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये कौन से सर्वे करता है, किस बिहाफ पर करता है, क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके, सारी चीजें आपको यहां पर इस ICFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है इसके बारे में पता होनी चाहिए। यहां इंपॉर्टेंट है ये, मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखो यार ये होमवर्क्स तो मेरे को देने पड़ेंगे क्योंकि ये तो चीजें क्लास में पढ़ाने वाली होती हैं। होमवर्क बता इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में या तो पढ़ नहीं पाए, या उनको ये चीजें पढ़ाई नहीं गई, या फिर वो क्लास मिस कर गए, या फिर हो सकता है किसी चांद के मुखड़े को देखते चले गए और उसके चक्कर में इंपॉर्टेंट चीजें भूल गई और अब पछता रहे हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसी सिचुएशन में समझ लीजिए हमारी ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां जहां आप लोग छोटी छोटी चीजें स्किप कर रहे हैं, भूल रहे हैं या मिस कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हम यहां अपलोड करने वाले, मतलब आपको समझ में आ जाएंगी। अब जैसे ये रिपोर्ट है, इसे आप प्रॉपर पढ़ के रखिएगा। दूसरा, ऐसे क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए या ऐसे टॉपिक को कोशिश कीजिए आप किसी मैप के थ्रू समझें। मैप के थ्रू समझेंगे तो मैप को याद रखना कहीं ज्यादा आसान रहता है कंपैरेटिवली डाटा को रटने के। मैप में देख लेंगे तो आपको एक बात नजर आ जाएगी कि मैप में असलियत में है क्या, कहां पर। ये तो वो है कि गेन्स एंड लॉसेस इन फॉरेस्ट कवर सिंस 2019, 2019 के बाद कहां फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, कहां घटा है। जो ग्रीन है वहां बढ़ा है, जो रेड है वहां घटा है, जहां ब्लू है वहां पर आपको नजर आएगा कि कुछ खास चेंज नहीं है। लेकिन इसका दूसरा डाटा आपको नजर आएगा यहां पर। इस डाटा में आपको साफ नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा ग्रीन है, यानी एरिया वाइज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखेंगे उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पूरी लिस्ट है 10 की पूरी लिस्ट है यहां पर के कौन सा कहां पर है। अब टॉप 10 की, और इधर अगर आप देखेंगे तो यहां पर इंडियाज फॉरेस्ट कवर बाय स्टेट परसेंटेज वाइज कहां पर कितना फॉरेस्ट है, तो परसेंटेज वाइज आपको वहां पर अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर दिखाई देगा। टोटल एरिया वाइज देखेंगे तो मध्य प्रदेश दिखाई देगा, लेकिन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपको उड़ीसा जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर दिखाई देगा, यानी 3 प्रतिशतता के आधार पर यहां असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले महाराष्ट्र हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर उड़ीसा हो गया और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ हो गया। क्योंकि अगर आप इसे ग्राफ में भी देखेंगे तो आपको साफ नजर आ जाएगा यहां पर कि सबसे पहले कौन सा है, और परसेंटेज वाइज अलग अलग है। एरिया स्क्वायर किलोमीटर्स में अलग है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में कम है, उसके बाद महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। तो ये आप क्वेश्चन को देख लेंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिपॉजिट्स ऑफ मिथेन हाइड्रेट। देखो यहां एक क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, मिथेन हाइड्रेट। अब ऐसी सिचुएशन में जो मिथेन हाइड्रेट की बात है, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मिथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स, के यानी ग्लोबल वार्मिंग से कहीं ऐसा ना हो कि ये मिथेन गैस निकलना शुरू कर दे। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मिथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर, यानी ज्यादा अमाउंट में। अब यहां आपको ग्राफ्स भी देखने होते हैं, नेट पे यार सब चीज अवेलेबल है, अगर रिसर्च करने बैठोगे तो आपको घर बैठे बैठे सब मिल जाएगा। हमारी सिर्फ एनसीईआरटी का बेसिक्स अगर आप पढ़ लोगे
जो हमारे कोर्स में चल रहा है, वो मतलब एक जैसे कहते हैं ना क्रैश कोर्स का बाप, वो करवा रहे हैं, प्रिपरेटरी कोर्स का बाप हम करवा रहे हैं। उसके अंदर क्या होता है, एनसीईआरटी का क्रक्स, सभी क्वेश्चन, सभी जितने भी एग्जाम्स में बेसिक्स ऑफ एनसीईआरटी पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या जनरल साइंस स्टडीज वाले, वो सारे के सारे हम इस लेवल पर करवाते हैं। ये क्वेश्चंस नॉर्मली वहां कवर हो जाते हैं। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। और तीसरा, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और टू। अब आप यहां समझिए, यहां पर सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मैंने पहले ही बताया था, करेक्ट वर्ड को सर्कल करें और अगर नॉट हो तो नॉट को सर्कल करें। ये हमेशा याद रखना। मैंने बार बार कहा है कि बच्चे अक्सर इन चीजों को मिस कर जाते हैं और आते जाते क्वेश्चन जो है जरा सी मिस्टेक्स की वजह से गलत कर जाते हैं। तो यहां पर हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों में से गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। यानी अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गई, भूमंडलीय तापन का मतलब ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से गैस बाहर आ सकती है। दूसरा, मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा यानी आर्कटिक तथा समुद्र अंतःस्थल के नीचे पाए जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है आराम से। ठीक है, अब इसको मैं अगर देखूं तो मैं यहां पर एक जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का है, हाउ मीथेन हाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड, पहले मैं इसमें एक खबर दिखाना चाहूंगा कि क्या यह खबर पहुंची। तो हाँ, 8 जनवरी 2019 की खबर है। आईआईटी मद्रास टीम प्रोड्यूसेस गैस हाइड्रेट अंडर स्पेस कंडीशंस। मतलब गैस हाइड्रेट यानी मीथेन गैस हाइड्रेट वगैरह के से रिलेटेड ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक आर्टिकल आया था और उसके बारे में पूरी की पूरी रिसर्च जो है वो पहले ही हो चुकी थी और इसके ऊपर डिस्कशन थी। शेल गैस वगैरह का भी और कंसेप्ट उस टाइम पर चल रहा था कि अमेरिका ने निकालनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर ये पूरे का पूरा है कि कहाँ पर कौन कौन सी गैस नॉर्मली मिलती है और उसके बाद एक आर्टिकल भी। तो मैं जानबूझकर ये आर्टिकल्स लगा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये समझ में आए अखबार पढ़ते हुए भी कि कौन सी खबर आपकी आंखों के सामने से निकल कर चली जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। आंसर है इसका कि भैया यहां पर क्या है, मीथेन गैस और हाइड्रेट का अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आ रहा है डी। 1 2 3 तीनों बातें बिल्कुल ठीक है, कौन हो ऐसी समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। देखो याद रखो, कल वाली वीडियो के अंदर था एनवायरमेंट, यहां है एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास रेजिड्यू। भाई यहां कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं। ये एक बहुत नॉमिनल या यूं कहें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस सिंपल क्वेश्चन के बारे में पता लगाएंगे तो आपको सीधी सी बात पता लगेगी कि भैया यहां ये जो चारों के चारों गैसेस है, अगर इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया जाए तो इसमें आपको आंसर दिखेगा 1 और 4, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन तो यार सिंपल सा लॉजिक है, आप खुद सोचिए, मीथेन गैस खुद गैस जलने वाली है। अगर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप्स यानी कि फसलों को जलाने के बाद मीथेन कैसे निकल सकती है जबकि वो खुद जलने वाली है। और ओजोन को हमेशा जो है ओजोन होता है O3, ऑक्सीजन जहां कंज्यूम हो रही है वहां ओजोन बनने की संभावना ना के बराबर है। तो आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स का मतलब आपको दिख रहा है एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी। और यहां पर अल्बानिया, क्रोएशिया, कजाकिस्तान, मोरक्को, सीरिया। और सबसे बड़ी बात है करेक्टली मैच्ड। अब यहां नॉट नहीं है तो लाइन खींच लो कि भैया यहां पर नॉट नहीं है, लेकिन ये क्या है, करेक्टली मैच्ड है। अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको हमेशा एक बात याद रखनी पड़ेगी कि भैया ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे स्टूडेंट से होता है जिसके पास मैप की नॉलेज होती है। जो जितना डीपली मैप कर लेगा, जो जितना डीपली मैप को सॉल्व करेगा, जो जितना डीपली मैपिंग कर लेगा, जो जितना डीपली मैपिंग कर लेगा वो उतना ज्यादा फायदे में रहेगा, ये याद रखिएगा।
जिसको जितनी अच्छे तरीके से मैपिंग आ गई वो उतना ज्यादा फायदे में रहेगा। मैप को, एटलस को आप टिप्स पर रखिए। ऐसा ये एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ऐसे ऐसे खूब सवाल आते हैं, खूब। और इसका जनरली क्या होता है कि मान लिया जैसे 2019 का मामला है तो 19 के अंदर कहीं ना कहीं एड्रियाटिक सी और कैस्पियन सी, कजाकिस्तान वाला मामला जो है वो आग बबूला था। मेडिटेरेनियन सी, मोरक्को का मामला उस टाइम पर आग बबूला था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहां पर ये जो टॉपिक है ये आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मैपिंग के अंदर कौन सा देश, कौन सी जगह, कौन सी जलसंधि, कौन सी स्ट्रेट, कौन से पहाड़, कौन से मैदान, सब चीजें आपको टिप्स पर होनी चाहिए। सब चीजें आपको टिप्स पर होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। जब तक ये चीजें आपको टिप्स पर नहीं होंगी तो आपका काम नहीं चलेगा। इसका आंसर है बी, 1, 3, 4। ठीक है, 1, 3, 4। हाँ, ब्लैक सी में क्रोएशिया नहीं आता। अगर आप मैप देखेंगे तो क्रोएशिया अलग साइड में है, और रेड सी में सीरिया नहीं आता। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीधा सीधा। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years। देखो सीधी सी बात है, अभी रिसेंटली खबर चल रही है कि भैया, अच्छा क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। निर्यातक रहा है। आंसर, मैं इसे पुराने कंटेक्स्ट में नहीं बल्कि इस कंटेक्स्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे इंडिया का राइस एक्सपोर्ट बैन किया 57 मिनट पहले, आज की ही खबर। उसके बाद रिवोक इंडियाज बैन ऑन राइस एक्सपोर्ट्स, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर 12 घंटे पहले, एक दिन पहले। और पैनिक बायर्स, सोचकर देखिए, ऐसी ऐसी खबरें किसी न किसी मामले में कहीं ना कहीं से आती रहती हैं, फूड के मामले में। तो यूपीएससी का एग्जाम इसीलिए तो थोड़ा सा ज्यादा टफ है। यूपीएससी का एग्जाम इसीलिए कंपैरेटिवली ज्यादा टफ है क्योंकि यहां पर कहीं ज्यादा लेवल पर आपसे डाटा पूछ लिया जाता है और डीप एनालिसिस पूछ लिया जाता है, लेकिन इसमें कुछ डीप नहीं होता। जब खबरें आपकी नजरों के आगे से जा रही होती है और आप एक कंसिस्टेंट वे में प्रॉपरली पता होता है कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है और यहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता है, तो सीधा सीधा मतलब ये होता है भाई कि सिचुएशन जो है उसको आप समझ जाएंगे तो बात बन जाएगी। सिचुएशन क्या समझनी है? सिचुएशन ये समझनी है कि सबसे बड़ा निर्यातक भारत है, काम खत्म। सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? चावल का भारत है। ठीक है, वो अभी भी है, पहले भी था। अब आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहां 2019 में ये जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको एक तरफ ग्लेशियर दे रखे, बंदरपूछ, बारासिरी, मिलान, सियाचिन और जेमू, और ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, यानी जो सही तरीके से मैच हो रखे हैं वो। भाई बंदर पहुंची, यहां पर यही है। अब ये सवाल क्यों आया? 2019 का मामला वो है। अब इसे अगर आप देखोगे तो बंदरपूछ, बाराशिगरी, मिलाम, सियाचिन और जेमू, और सामने उनके सामने से नदियां निकल रही हैं और नीचे सही युगम सही सुमेलित हैं। ऐसे में अगर आप देखोगे तो 2018 के अंदर 4 धाम सर्किट बन रहा था। ये रही टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट 4 धाम यात्रा ऑफ उत्तराखंड। ऐसे बहुत सारी खबरें 4 धाम सर्किट से लेकर दूसरी चीजों में चल रही थी, इतना समझ लीजिए। अच्छा यहां पर एक बात है कि यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती हुई लोगों को नजर आती है और ये कहते हैं कि भाई यमुनोत्री से। असलियत में वहां जो श्रेणी है उसका नाम है बंदरपूछ श्रेणी। उस श्रेणी का नाम है बंदरपूछ श्रेणी, समझे? इसी तरीके से यहां पर बाराशिगरी, चिनाब, मिलान से मंदाकिनी नहीं निकलती, सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है, जेमू से मानस नहीं निकलती। ये जरूर समझ लीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं, जो जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, वो सारी की सारी आपको टिप्स पर होनी चाहिए। कहां से निकलती है, कहां आकर वो मेन रिवर में मुड़ती है, जुड़ती है, या कौन सा बड़ा शहर उस नदी के किनारे मौजूद है, कौन सा बड़ा शहर उस नदी के किनारे मौजूद है। हालांकि इसका आंसर 1, 2, 4 है। ठीक है, अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जहां पर वर्ड पॉल्यूशन आ जाए
या जहां पर वर्ड केमिकल आ जाए या जहां पर वर्ड फर्टिलाइजर आ जाए, उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को अखबार में से कभी भी इग्नोर नहीं करना होता, ये समझ लीजिएगा। इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियोन, फॉस्फोरेट्स एंड ट्रायाजोफोस is viewed with apprehension. These chemicals are used as पहला पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, दूसरा प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस्ड फूड, तीसरा फूड राइपनिंग एजेंट, चौथा मॉइस्चराइजिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक्स। यानी ये चारों के चारों कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये समझ लीजिए। देखो नॉर्मली अगर तुक्का भी मारो ना तो ये पेस्टिसाइड्स की फॉर्म में सबसे ज्यादा इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स पे लगाना, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पे आपके ज्यादातर संभावना है सवाल ठीक होने की। लेकिन हर बार पेस्टिसाइड पे लगाओगे तो यूपीएससी आपसे तेज है, ये समझ लीजिएगा। नहीं आता और तुक्का लगाने वाली बात है तो कह रहा हूं, मैं तो कहूंगा तुक्का लगाना ही नहीं चाहिए, आता है तो करो, नहीं आता तो मत करो। थोड़ा सा दिमाग लगाना हो तो एक हिंट दे दिया। अब यहां पर क्या है कि कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियोन, फॉरेट, क्या नाम है, पैराथीन, फॉरेट और ट्रांसजोसेफ। अब आप इस खबर को देखें, 2018 ऑर्गेनो फॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स डिटेक्शन गेट्स सिंपलर। आगे 2018 की खबर, सेंटर बैन्स 18 पेस्टिसाइड, एक्टिविस्ट सेज नॉट अनफ टू डील विद द टॉक्सिक डेथ्स। इंडिया डाउन टू अर्थ है, इंडिया बैन्स 18 पेस्टिसाइड्स, हैज मोर टू गो। 2018 अगस्त 2018 की खबर है। क्योंकि पेस्टिसाइड्स का मामला उस टाइम पर डिबेट में था, डिस्कशन में था, इसीलिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सारे पेस्टिसाइड्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन असलियत में खासकर किस चीज के लिए? देखो ये क्वेश्चन आपसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं घूम फिर के पूछ लिया जाता है, इतना समझ लीजिएगा। यहां क्वेश्चन है अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड के लिए है, जो खेतों और हर चीज, मतलब जो नदियों के किनारे और खासकर समंदर के किनारे एक आर्द्र भूमि होती है, वो समुद्र को जमीन पर बढ़ने से रोकते हैं, खासकर मैंग्रोव प्लांट्स वगैरह। रामसर कन्वेंशन, इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहला तो ये, तो रामसर कन्वेंशन पढ़ेंगे और प्रॉपर पढ़ेंगे। यहां थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का बच्चा प्लस पॉइंट में रहता है, क्योंकि वो कन्वेंशन हिंदी में अमूमन नहीं मिलती, या फिर मिलेगी भी तो उसकी ट्रांसलेटेड फॉर्म में मिलेगी, और आप जो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं वो थोड़ा देखना पड़ता है। इसीलिए सजेशन मैं ये दूंगा कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा भले ही पहले एक दो बार हिंदी में पढ़ ले, लेकिन कम से कम एक बार इंग्लिश में पढ़ के उसका मतलब जरूर निकाले। एक तो उससे इंग्लिश मजबूत होगी, और दूसरा क्या होगा, इंग्लिश मजबूत होने के साथ साथ आपको उसके प्रॉस एंड कॉन्स समझ में आना शुरू हो जाएंगे। मैं बार बार ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को इनकी एक डेप्थ क्वेश्चन की समझ में आए। आगे, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन recommendations of रामसर कन्वेंशन के। रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 2010 में यहां पर यह बनाया गया, रूल बनाया गया। तीसरा, वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2010 आल्सो एनकम्पासेस द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन्स। ये पूरी की पूरी सीरीज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसका आंसर बी है, लेकिन समझ लीजिएगा कि 2 और 3, पहला वाला गलत है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या है कि कंजर्व ऑल द वेटलैंड टेरिटरीज मींस उसको एक पर्टिकुलर एरिया मेंटेन करने के लिए कहा गया है। सारी तो कभी मेंटेन हो ही नहीं सकती, ये समझ लीजिएगा। पर्टिकुलर एरिया प्रोटेक्शन एंड ऑल का होता है, तो ऑल जहां पर वर्ड आ जाए उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट करना पड़ता है। रामसर कन्वेंशन को एक बार हिंदी में भी देख लेंगे। रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत के लिए अधिदेशात्मक है। अधिदेशात्मक कभी भी देखो क्या होता है ना, ऑर्डर नहीं दे सकते। यहां पर है ना वो एक वर्ड है प्रोटेक्ट, मैंडेटरी कभी नहीं होता किसी भी चीज में, हमेशा एक रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है। और दूसरा जो है ऑल नहीं होता, उसमें मैक्सिमम एरिया होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स कर दिया जाता है। तो इसलिए ये 2 और 3 तो ठीक है, बाकी इसमें ठीक नहीं है। अब यहां आपकी जिम्मेदारी क्या होगी इस क्वेश्चन में कि रामसर कन्वेंशन पूरी पढ़नी है, और जो क्या नाम है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 है वो पूरा पढ़ना है। एक बार इसे शुरू से आखिरी तक जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी और कमांड अच्छी होगी।
खुद की नॉलेज बढ़ेगी, कमांड अच्छी होगी। ये बात समझ में आ गई? ये चीज आप अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है, तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये वाले 10 क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट हो गए। अगले 10 क्वेश्चंस के लिए वैसे मैंने ये आपको दिखा दूं कि ये वेटलैंड के ऊपर भी क्वेश्चन आए दिन आता रहे, मतलब टॉपिक आता रहता है। अर्बन वेटलैंड्स इन इंडिया नीड्स अर्जेंट अटेंशन, किडनीज ऑफ कोलकाता, वो जो इंडियन वेटलैंड्स हैं, इंडियाज डिसअपियरिंग वेटलैंड्स, ये सारे 2023 की हैं, इसमें कुछ पुराना नहीं है, इस साल का भी है, 2019 में क्वेश्चन भी आया हुआ है और हर साल ये इशू कुछ ना कुछ मौजूद रहता है। इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों कि हमारे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले 10 क्वेश्चन अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।